हेलो एंड वेलकम बैक। कैसे हो तुम सभी? आई होप तुम सभी ठीक होगे। तो आज से हम अपना लेक्चर्स जो है नीट 2025 की बायो के लिए वो हम आज से शुरू करेंगे। आज है हमारा लेक्चर नंबर 1। आज से हम ह्यूमन फिजियोलॉजी से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबका फेवरेट सब्जेक्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी ही होता है बायो में। तो उसमें इंटरेस्ट भी होता है और स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट चाहिए होता है। तो इसलिए ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो आज हम स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को 3 लेक्चर्स में मैं करवाऊँगा। लेक्चर नंबर 1 आज हो जाएगा, लेक्चर नंबर 2 कल और लेक्चर नंबर 3 परसों हो जाएगा। 3 लेक्चर्स में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। और जितना भी टाइम पीरियड लगेगा एक लेक्चर को, 30 मिनट्स तो मिनिमम लगेंगे ही इस चैप्टर को, क्योंकि पहले मैं आपको एक टॉपिक करवाऊँगा और उस टॉपिक जब ये मैं करवा दूँगा उसके बाद आपको NCERT रीड करवाऊँगा। इसीलिए हर लेक्चर के साथ साथ आपको NCERT भी खोल कर रखनी है, और जब मैं उस पर कुछ चेंजेस करवाऊँ तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि आपकी NCERT नहीं है आपके पास या आपको कहीं से लेके आनी पड़ रही है। और सभी न्यू NCERT ही यूज़ करें, क्योंकि ओल्ड NCERT अब यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सिलेबस उनमें से चीज़ें चेंज हो गई हैं, थोड़ी सी एडिटिंग हुई है बुक में और कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं, कुछ कट हुई हैं, तो वो ओल्ड NCERT से कन्फ्यूजन हो सकती है। मैं भी न्यू NCERT ही आपको रीड करवाऊँगा, तो न्यू ही आप यूज़ करिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन की। बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों चीज़ें सेम हैं, लेकिन ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। ओके, रेस्पिरेशन एक फुल प्रोसेस है, ब्रीदिंग उसका एक छोटा सा पार्ट है। ब्रीदिंग क्या चीज़ है? नॉर्मल सांस लेना और सांस को छोड़ना। मतलब इनहेल का क्या मतलब है? सांस को अंदर खींचना। और एक्सहेल का क्या मतलब है? सांस को बाहर छोड़ना। किसको? ऑफ, फ्रेश एंड डर्टी कह लो, या वेस्ट एयर कह लो, या फाउल एयर कह लो, कुछ भी कह लो। तो हम फ्रेश एयर को इनहेल करते हैं और डर्टी और फाउल एयर को बाहर एक्सहेल करते हैं। सिर्फ इतने प्रोसेस का मतलब होता है ब्रीदिंग। अब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं। रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें मैक्रोमॉलिक्यूल, फूड के मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडेशन होता है, उनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी का यूज़ करना, उस पूरे प्रोसीजर को कहते हैं रेस्पिरेशन। What is respiration? Respiration is oxidation of food to produce energy। और यही एनर्जी हम बाकी बॉडी वर्क, जितना भी हम काम करते हैं, बॉडी में बाकी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, जो चीज़ें भी हैं, चलना फिरना, सब में यही एनर्जी इस्तेमाल होगी। तो फूड क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? C6H12O6। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होना, उनसे एनर्जी का प्रोड्यूस करना, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। और एनर्जी किस फॉर्म में हमारी होती है? ATP की फॉर्म में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एनर्जी का फॉर्म पता हो, कि एनर्जी ओनली ATP की फॉर्म में ही हम यूज़ करते हैं। ATP की फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये चीज़ हम यूज़ करते हैं एज अ एनर्जी का करेंसी, ATP। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अभी तक बहुत सिंपल चीज़ें चल रही हैं, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग का मतलब है इनहेल और एक्सहेल ऑफ फ्रेश एंड डर्टी एयर। रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। अभी रेस्पिरेशन जो है वो 2 तरह का होता है। रेस्पिरेशन को हम 2 तरीके में बांट देते हैं। एक रेस्पिरेशन होता है एरोबिक, दूसरा रेस्पिरेशन होता है एनएरोबिक। नाम से समझ आ रहा होगा, एरोबिक का मतलब है ऑक्सीजन का इस्तेमाल होना, एनएरोबिक का मतलब है ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन करना। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन मेनली हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। आई होप कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया पता हो। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक सेल ऑर्गेनेली है सेल के अंदर,
जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन मैं अभी बता रहा हूँ कि उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, मतलब उसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, उससे रेस्पिरेशन होती है। एरोबिक में ज़्यादा एनर्जी बनती है, मोर एनर्जी, ऑब्वियसली ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़्यादा एनर्जी होगी। एनारोबिक की बात करें तो उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, और दूसरा वो साइटोप्लाज्म में होती है। साइटोप्लाज्म में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, इसमें लेस एनर्जी होती है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं इस्तेमाल हो रही। ओके, कॉमन सेंस की बात है। साइटोप्लाज्म के अलावा और कहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हमारे स्केलेटल मसल्स में, दूसरा आरबीसीज में, तीसरा यीस्ट में, चौथा एंडोपैरासाइट्स में। ओके, तो ये चीज़ें हैं जहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स in different organisms is according to their habitat and level of, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारे अंदर लंग्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि फ़िश में भी लंग्स होंगे, कोई भी और जानवर ले लो, फ्रॉग में या किसी और में भी लंग्स ही होंगे, ऐसा नहीं है। इंसेक्ट में कुछ अलग होता है, फिशेस में कुछ अलग होता है, दूसरे जानवर में कुछ अलग होगा, अर्थवर्म में कुछ अलग होगा। तो ये चीज़ किस पर डिपेंड करती है कि किस में क्या चीज़ होगी, वो चीज़ उन पर डिपेंड करती है हैबिटेट, उनका रहना सहना कैसे है, कहाँ पर वो रहते हैं, पानी में रहते हैं, ज़मीन में रहते हैं, हवा में है, कहाँ पर है, वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है कि क्या वो अकेला सेल ही है, क्या उनका टिश्यू है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उनमें ऑर्गन्स हैं, क्या उनका ऑर्गन सिस्टम है। ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों पे बेसिस पे हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को बांट देते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। तो सबसे पहले हम सिंपल डिफ्यूजन पहली बात तो ये होगी कैसे, ओवर बॉडी सरफेस का क्या मतलब है। जैसे मान लो हमारे पास ये कोई चीज़ है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए, ठीक है। इनका जो ये बॉडी सरफेस है, यहाँ से ही डिफ्यूजन हो जाएगा, यहाँ से ही एक्सचेंज हो जाएगा गैसेस का। ओके, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ से ही हो जाएगा, बॉडी सरफेस से ही। कोई भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स नहीं है, कोई भी ऑर्गन्स नहीं है जिससे ये चीज़ें हों। इनका एग्जाम्पल है कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में होती हैं। एक तो है स्पंजेस में, दूसरा है फ्लैटवर्म्स में, तीसरा है जेलीफिशेस में। ओके, ये सारी एग्जाम्पल्स आपको याद रखनी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एनसीईआरटी में भी ये चीज़ें दी हैं, इस वजह से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो स्पंजेस, फ्लैटवर्म्स और जेलीफिशेस में सिंपल डिफ्यूजन से ओवर द बॉडी सरफेस इनका रेस्पिरेशन का प्रोसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। दूसरा, मॉइस्ट क्यूटिकल। मॉइस्ट क्यूटिकल की बात करें, मॉइस्ट क्यूटिकल का मतलब क्या होता है। मॉइस्ट क्यूटिकल का क्या मतलब है, क्यूटिकल आप एज अ स्किन ही मान लीजिए, और मॉइस्ट का मतलब होता है गीला। तो आपने देखा होगा कि अर्थवर्म में उनकी स्किन जो है वो गीली गीली से होती है, वही गीली स्किन से इनका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और इस रेस्पिरेशन को कहते हैं क्यूटेनियस
रेस्पिरेशन। इस रेस्पिरेशन को कहते हैं हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। थर्ड है हमारे पास इंसेक्ट। तीसरे हैं हमारे पास इंसेक्ट। ओके, इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट में यूज़ होता है ट्रेकियल ट्यूब्स। ट्रेकियल ट्यूब्स, अगर ये इंसेक्ट की बॉडी है तो इनमें ट्यूब्स होंगी, अलग अलग ट्यूब्स होंगी जिससे इनका रेस्पिरेशन हो रहा होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा। तो ये चीज़ें क्या हैं? ट्रेकियल ट्यूब्स हैं। फोर्थ है गिल्स। गिल्स किन में होंगे? चलो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, जगह थोड़ी है हमारे पास इधर। फोर्थ है हमारे पास गिल्स। ये तो बहुत से बच्चों को, सभी को ऑलमोस्ट पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। गिल्स यूज़ होती हैं फिशेस में और ज़्यादातर जो भी पानी में होता है उनमें गिल्स ही होती हैं। जैसे कि फिशेस के अलावा एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क्स। अभी अगर आपको पता नहीं है कि आर्थ्रोपोड्स क्या हैं, मोलस्क्स क्या हैं, तो ये आपको एनिमल किंगडम चैप्टर में पता चल जाएगा। आपका जो चैप्टर है एनिमल किंगडम, उसमें ये सब चीज़ें डिटेल में हैं, इन्हीं के बारे में आपको सब पढ़ना है। तो अभी के लिए आप ये सारी एग्जांपल्स को रट लीजिए, या थोड़ी सी तो हैं, 3-4 एग्जांपल्स हैं हर एक की, तो आपके लिए इजी होगा। ओके, फिफ्थ बात करते हैं हम लंग्स की। लंग्स इजीली आपको पता है, मोस्ट ऑफ द मैमल्स, सभी मैमल्स में लंग्स होती हैं, ज़मीन पर रहते हैं हम, हमारे अंदर भी लंग्स ही हैं। दूसरा, रेप्टाइल्स में भी लंग्स होती हैं। तीसरा, एम्फीबियंस में भी लंग्स होती हैं, जो पानी और लैंड दोनों पर रहते हैं। चौथा, बर्ड्स, और बर्ड्स को हम एव्स भी कहते हैं, तो एव्स भी आपके ऑप्शंस में हो सकता है, तो एव्स का ध्यान रखिएगा, बर्ड्स, एव्स, इन सभी में हम लंग्स इस्तेमाल करते हैं। ओके, लंग्स को वैस्कुलराइज्ड बैग भी कहते हैं। वैस्कुलराइज्ड बैग, वैस्कुलराइज्ड का मतलब क्या है? ब्लड का सप्लाई होना। ओके, वैस्कुलराइज्ड मतलब नर्व्स, ये सब चीज़ें, ब्लड का सप्लाई होना अबंडेंट। सिक्स्थ, फ्रॉग। मेनली अब बात कर देते हैं फ्रॉग की। फ्रॉग वैसे आप पढ़ोगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप इसके बारे में जान लीजिए कि फ्रॉग में गिल्स भी इस्तेमाल होती हैं, स्किन भी इस्तेमाल होती है और लंग्स भी इस्तेमाल होते हैं। तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करता है फ्रॉग। जब वो टैडपोल वाली स्टेज में होता है, फ्रॉग की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं उसकी। ओके, तो जो तो उसकी टैडपोल वाली स्टेज है, तब वो पानी में होता है, तो उसमें होंगी यूज़ गिल्स। स्किन और लंग्स कौन यूज़ करेगा? जब फ्रॉग एडल्ट हो जाएगा, जब वो ज़मीन और पानी दोनों में आना जाना रहेगा उसका, तो एडल्ट में स्किन और लंग्स दोनों से वो रेस्पिरेशन करेगा। ओके, आई होप आपको ये सब चीज़ें इजी लगी होंगी। इन सब के अगर आपको नोट्स चाहिए, नोट्स आप साथ में बनाना चाहते तो बना लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है। लेकिन अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते और अभी सिर्फ समझना चाहते हैं, तो आपको टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। वैसे अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो जस्ट ये लिखेंगे 16, तो आपको टेलीग्राम का पेज आ जाएगा, आप उसे वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस लेक्चर के बाद मैं अपलोड कर दूँगा नोट्स वहाँ पर, तो आप इसको आप सर्च कर लीजिएगा एंड आपको नोट्स मिल जाएंगे। चलो कंटिन्यू करते हैं फिर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम अपने बारे में बात करेंगे मेनली इस चैप्टर में। ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात की है तो ह्यूमंस के बारे में मेनली हम बात करेंगे, और जिसमें हम सबको इंटरेस्ट भी सबसे ज़्यादा आता है, तो इसीलिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका मेन हाईलाइट होगा इस चैप्टर का। तो ध्यान से समझिएगा, इस चैप्टर में से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, सब कुछ अच्छे से याद करिएगा, सब कुछ अच्छे से समझिए, जिससे आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आप अभी समझेंगे लेक्चर में जो जो करवाया जा रहा है, तो आपको बाद में रिवीजन का ज़्यादा टाइम मिलेगा, नहीं तो आपको बार बार एक ही लेक्चर को देखना पड़ेगा। तो इस वजह से इसे अच्छे से समझिएगा। ह्यूमन रेस्पिरेटरी को हमने 2 हिस्सों में बांटा है। एक तो है पैसेज, तो ये क्या है? रास्ता।
जहाँ से एयर आ रही है, कैसे आ रही है, कौन कौन सी चीज़ है उसमें, वो पैसेज। ओके। दूसरा है मेन ऑर्गन जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, वो कहाँ है, लंग्स। ओके। लंग्स एक ऑर्गन जिससे वो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। ठीक है। ये चीज़ें आगे बढ़ने से पहले हमें ह्यूमंस के बारे में ये जानना होगा कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की पोजीशन कहाँ पर है, कहाँ पर ये चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो अभी हम सबसे पहले पोजीशन जान लेंगे। पोजीशन जानने से पहले आपको 2-3 टर्म्स हैं वो मैं आपको बता दूं। ये चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी आगे भी। एक टर्म होती है डॉर्सली, डॉर्सल भी कह सकते हैं, डॉर्सली जो मर्जी कह लो, डॉर्सल कह लो। दूसरी होती है वेंट्रल, तीसरी है लेटरल। ओके। डॉर्सल का मतलब होता है पीछे, डॉर्सल का मतलब है पीछे, वेंट्रल का मतलब होता है आगे। डॉर्सल का मतलब है पीछे, वेंट्रल का मतलब है आगे, लेटरल का मतलब होता है साइड में, साइड में, लेटरल। ओके। साइड जैसे लेफ्ट होगी, राइट होगी, ऐसे साइड्स में। ओके। डॉर्सल, वेंट्रल एंड लेटरल। अभी जो ये इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम जो ह्यूमंस का है उसकी जो पोजीशनिंग है उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहला पार्ट आता है हमारा थोरेसिक चेम्बर का। सबसे पहली चीज़ है थोरेसिक चेम्बर। थोरेसिक कैविटी की। थोरेसिक का मतलब ही होता है चेस्ट, लंग्स, इस चीज़ों से रिलेटेड। ओके। तो हमारा यहाँ पर होता है थोरेक्स, जो चेस्ट का एरिया होता है ना जितना, उसे हम कहते हैं थोरेक्स। चेस्ट के नीचे है एब्डोमेन। ओके। एब्डोमेन के ऊपर है एक पार्ट है, वो मैं भी आपको बताता हूँ। और जितना एब्डोमेन का एरिया होता है उसे हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। ओके। थोरेक्स जितना एरिया होगा थोरेक्स का, वो क्या होगा, थोरेसिक कैविटी। ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है डोम शेप की बनाई हुई है, ये क्या होती है, डायाफ्रैगम। डायाफ्रैगम, डायाफ्रैगम क्या है, ये एक मस्कुलर होता है जो कि हमारे थोरेसिक कैविटी का सबसे लास्ट में होता है, एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर होता है। ये क्या करता है, ब्रीदिंग में हेल्प करता है, ब्रीदिंग में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है वो मैं चीज़ आपको आगे बताऊंगा ब्रीदिंग के मैकेनिज़्म में। डायाफ्राम एक ऐसा हमारा हिस्सा है थोरेसिक कैविटी में जो ब्रीदिंग में हेल्प करता है, और इसकी शेप क्या है, डोम शेप। डोम शेप, गुंबद जैसी जिसकी शेप होती है उसे हम कहते हैं डोम शेप। तो ये क्या चीज़ है, डोम शेप है। डोम शेप का होता है हमारा डायाफ्राम। नेक्स्ट तो रेस्पिरेटरी पैसेज स्टार्ट करते हैं हम अपना। सबसे पहले तो देखो हम एक डायग्राम सी बना लेते हैं जिससे हमें थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो हम एक नाक की डायग्राम बनाते हैं। नाक में यहाँ पर आप सबके छेक होंगे। ओके। नाक के होल्स हैं यहाँ पर आपके। इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। क्या कहते हैं हम इसे कहते हैं हम, कलर थोड़ा दूसरा ले लेते हैं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी बीच में। तो यहाँ पर कलर हम वाइट कर लेते हैं। ओके। ये क्या चीज़ है, ये है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल। ओके। जहाँ पर आप अपनी उंगलियाँ घुमाते हैं बहुत मज़े से, वो क्या चीज़ है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल में आपने देखा होगा हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके। हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर क्या है,
प्रेजेंट हैं, हेयर, डन। हेयर और यहाँ पर होते हैं म्यूकस ग्लैंड्स, म्यूकस ग्लैंड्स भी होते हैं। क्या है म्यूकस ग्लैंड्स? यहीं से म्यूकस आपका निकलता है नाक से, तो म्यूकस ग्लैंड ये है। हेयर क्या है आपका, जैसे डस्ट पार्टिकल्स को अंदर नहीं जाने देते, वो उनका हेल्प करते हैं हेयर जो है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल के ऊपर है हेयर, म्यूकस ग्लैंड्स, ओके। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वहाँ पर हमारे पास आते हैं कॉन्का, कॉन्काज होते हैं हमारे पास, कॉन्के कहते हैं इन्हें। 3 तरह के होते हैं, 3 पेयर में। ऊपर वाला होता है सुपीरियर, बीच वाला होता है मिडल, और सबसे नीचे वाला होता है इन्फीरियर। इन्हें कहते हैं हम नेज़ल कॉन्के। 3 पेयर में ये होते हैं हमारे पास, ओके। उससे ऊपर हम चलते हैं जब हम, तो यहाँ पर होता है हमारे पास ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ये क्या चीज़ है? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम का क्या मेन है? ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है स्मेल रिलेटेड, तो ऑल्फैक्टरी का मतलब है यहाँ से आपको स्मेल के सिग्नल, स्मेल जो है वो आप यहाँ से सेंस करते हो, ये चीज़ हो गई, ओके। अभी इनको रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। जो यहाँ तक आपको दिख रहा है ये क्या है? ये है वेस्टिब्यूलर रीजन, वेस्टिब्यूलर रीजन। ये जितना भी है यहाँ से कॉन्के तक, ये क्या है? रेस्पिरेटरी रीजन। और जो ये ऑल्फैक्टरी वाला है, जितना भी ये आपको ऑल्फैक्टरी वाला दिख रहा है, ये क्या चीज़ है? ये है ऑल्फैक्टरी रीजन। इसको हम इधर कर लेते हैं। ये जो ऑल्फैक्टरी वाला आपको दिख रहा है, ये क्या चीज़ है? हमारी ऑल्फैक्टरी रीजन। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। हमारे पास जो ये नाक है, यहाँ पर एक्सटर्नल नॉस्ट्रल होता है, ओके। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल के ऊपर ही हमारे पास हेयर है, हेयर के साथ साथ म्यूकस ग्लैंड है। म्यूकस ग्लैंड के जैसे ही हम पहुँचते हैं उस रीजन, जितना भी अभी तक हमने एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से पढ़ा, उसे हम कहते हैं वेस्टिब्यूलर रीजन। उसके ऊपर जैसे पहुँचते हैं तो हमारे पास नेज़ल कॉन्के प्रेजेंट पड़े होते हैं। 3 अलग अलग होते हैं, पेयर में होते हैं, सुपीरियर, मिडल, इन्फीरियर। इनको कहते हैं हम रेस्पिरेटरी रीजन। उसके ऊपर जब हम जाते हैं तो हमारे पास होते हैं ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, एपिथेलियम सेल मान लीजिए, ऑल्फैक्टरी सेल पड़े होते हैं जो कि हमें स्मेल को सेंस करने में हेल्प करते हैं। इस रीजन को कहते हैं हम ऑल्फैक्टरी रीजन। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास हमने नोज़ देखा, अभी ये नोज़ देखा। अभी हम पूरा इंसान बना लेंगे, थोड़ा सा अजीब बन जाएगा तो माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हम ग्रेट आर्टिस्ट हैं, ग्रेट आर्टिस्ट। ओह ये क्या बन गया? चलो हम दोबारा से बना लेते हैं, ग्रेट आर्टिस्ट हैं हम तो। इसके नीचे से चिन कैसे बनेगी ये नहीं समझ आ रहा। ओके, तो ये हमने बना लिया, हमारा ग्रेट आर्टिस्ट है। तो यहाँ पर था हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, ठीक है जी। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल के अलावा हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रेजेंट हैं। ये जितना भी हमने अभी तक पढ़ा वो सारा क्या था? नेज़ल चेम्बर। पहले तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, ये जितना भी नाक का एरिया है वो सारा क्या है? नेज़ल चेम्बर। क्या है? नेज़ल चेम्बर, ओके।
नेज़ल चेम्बर ऐसे बटा हुआ है। नेज़ल चेम्बर के बाद में हमारे पास आता है फेरिंग्स। ओके, हमारे पास है फेरिंग्स। फेरिंग्स में क्या है, हमारे पास है नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, और यहाँ पर है लेरिंजोफेरिंग्स। ओके, नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंजोफेरिंग्स। फेरिंग्स, जैसे ही हम फेरिंग्स का एरिया आगे बढ़ते हैं तो हमारे गले में ऐसे 2 पाइप प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 2 डिविजन्स हैं, 2 पाइप हैं, एक इधर और एक पीछे। ओके, आगे जो होता है, अभी मैंने आपको बताई थी पोजीशंस, जो आगे है, आगे मतलब कौन सा, वेंट्रल। वेंट्रल हमारे पास होता है ट्रेकिया। क्या होता है, ट्रेकिया। और पीछे जो ये है, ये क्या चीज़ है, ये है फूड पाइप। ये है हमारे पास फूड पाइप, इसमें सारा फूड जाएगा। ओके, फेरिंग्स एक ऐसा एरिया है जहाँ पर फूड और एयर दोनों साथ में मिक्स हुए होते हैं, दोनों को जगह साथ में ही होते हैं, वहाँ पर कोई डिवीज़न नहीं होती फूड और एयर की। वो एरिया क्या है, फेरिंग्स। तो फेरिंग्स में फूड प्लस एयर दोनों साथ में ही होते हैं, कोई डिवीज़न नहीं होती। डिवीज़न कहाँ पर आती है, जब यहाँ पर हम दोनों पाइप्स को अलग कर देते हैं। फूड पाइप जिसे हम कहते हैं ईसोफेगस, वो पीछे चला जाता है, और ट्रेकिया जो है वो आगे रह जाता है। ट्रेकिया, इसे हम, इसके अंदर लैरिंग्स होता है यहाँ पर। ओके, लैरिंग्स मैं मेंशन कर देता हूँ, यहीं पर होता है लैरिंग्स, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है। अगर यहाँ पर आप गले में उंगली लगाकर देखेंगे, हाथ रखेंगे, तो आपको वाइब्रेशंस फील होंगी। वो कौन वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहा है, लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स। ऐसे होते हैं 2 स्ट्रिंग्स जो कि आपकी वॉइस बॉक्स मतलब ऐसे कोई बॉक्स नहीं है, लेकिन वॉइस बॉक्स इसलिए क्योंकि वो आवाज़ बना रहा है। ऐसी 2 होती हैं हमारे गले में जो कि वॉइस को बनाते हैं। जैसे ही ये वाइब्रेट करती हैं तो हमारे अंदर से आवाज़ निकलती है, वो क्या है, लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स। अभी जो ये ट्रेकिया भी मेंशन कर देते हैं हम। ट्रेकिया है, एयर विंड पाइप है, इसका क्या है, हमारे पास ओपनिंग को कहते हैं, ये जो ओपनिंग है इसकी, इसे कहते हैं ग्लॉटिस, इसे कहते हैं ग्लॉटिस। और इस ओपनिंग के ऊपर एक फ्लैप होता है, कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है। क्या ये एक फ्लैप है, इसका कलर हम बदल देते हैं, कोई बात नहीं। ये जो फ्लैप है ना, ये एपिग्लॉटिस, इसका नाम है एपिग्लॉटिस। ठीक है, ये फ्लैप, इसके ऊपर कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, जिसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ मैं, एपिग्लॉटिस, ये है कार्टिलेजिनस फ्लैप। ये क्यों होता है कि जैसे ही फूड पार्टिकल यहाँ से आ रहा है, वो कहीं गलती से इधर ना चला जाए, तब ये फ्लैप इसके ऊपर चला जाता है और इसको पूरा कवर करके बंद कर देता है इस पाइप को। ओके, इस पाइप को बंद कर देता है और फूड सीधा फूड पाइप में ही चला जाता है। अगर गलती से इधर फूड आ गया, फ्लैप बंद नहीं हुआ, तो फिर तो आप गए काम से, आप चोकिंग हो जाएगी और उससे डेथ हो सकती है। इस वजह से ये एपिग्लॉटिस नाम का कार्टिलेजिनस फ्लैप दिया गया है, किसके, ग्लॉटिस को कवर करने के लिए। एपी का मतलब है ऊपर, तो ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस। ओके, लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स की बात करें तो लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहा जाता है। अलग अलग कार्टिलेज से बना होता है, इसमें वोकल कॉर्ड्स होती हैं, मसल से बना हो, मसल्स इनके अंदर होते हैं। और मैं आपको यहाँ पर लैरिंग्स का भी लिखवा देता हूँ। लैरिंग्स का बहुत सिंपल है, एक मिनट।
हैशटैग लैरिंग्स। ओके, लैरिंग्स का क्या है, एक तो ये वॉइस बॉक्स है, दूसरा मेड अप ऑफ डिफरेंट cartilage contain muscle and vocal cords। और लास्ट ऑब्वियस सी बात है, वॉइस बॉक्स है तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ओके, प्रोडक्शन ऑफ साउंड डन। ये चीज़ हमने इधर कर ली, ठीक है। आई होप आपको ये सारा रेस्पिरेटरी पैसेज समझ आ गया होगा। रेस्पिरेटरी जो पैसेज है, कैसे कैसे हवा जा रही है, कैसे क्या हो रहा है, वो चीज़ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या है, ये पहली बात तो ये सी शेप रिंग्स में होती हैं। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग, प्रोटेक्टिव होती हैं, प्रोटेक्टिव सी शेप रिंग्स होती हैं। दूसरा, ये फिफ्थ वर्टिब्रा तक वर्टिब्रा तक ये होती हैं, उसके बाद इनमें डिवीजन हो जाती है। ओके, फिफ्थ वर्टिब्रा। वर्टिब्रा क्या होता है, जो हमारी स्पाइन है उसमें ये जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम है उनको कहते हैं, उनके नंबरिंग होती है। ये आप पढ़ोगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट में चैप्टर में, वहाँ पर आपको समझ आएगी बोन्स में कि जो हमारी स्पाइन है उसमें वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, उनको नंबरिंग दी जाती है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। तो जो फिफ्थ नंबर का वर्टिब्रा है वहाँ पर ये डिवाइड हो जाता है, यहाँ से हम उनकी पोजीशंस जानते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ वर्टिब्रा से ये लेफ़्ट और राइट में बट जाती है ट्रेकिया। अभी जो ये ट्रेकिया थी, ये अब बट गई फिफ्थ वर्टिब्रा से लेफ़्ट और राइट। लेकिन अब ये लेफ़्ट राइट ट्रेकिया नहीं रही, ये लेफ़्ट ब्रोंकाई हो गया है और राइट ब्रोंकाई हो गया है, ब्रोंकाई। ओके, लेफ्ट राइट ब्रोंकाई जो था, इन्हें और भी क्या कहते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई भी कहते हैं। ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है ये आगे बढ़ता है सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शरी ब्रोंकाई में। ये टर्शरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे बढ़ते हैं ब्रोंकियोल्स में। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ब्रोंकियोल्स में, ये जो ब्रोंकियोल्स हैं इनके लास्ट में जो पार्ट होता है वो होता है एल्वियोलाई। क्या होता है, एल्वियोलाई। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए हम अभी तक इतना ही करते हैं। इस यहाँ तक कि हम ट्रेकिया तक की एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं अभी हम। तो आप सभी अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए। ओके, तो एनसीईआरटी में हम एक एक पॉइंट को देखते जाएंगे। अगर कुछ ऐड करना होगा तो हम साथ में ऐड कर लेंगे, नहीं तो जैसा जैसा जो चीज़ गिवन है वैसे वैसे हम पढ़ते जाएंगे। हम अभी एनसीईआरटी रीड करते हैं। मैं ऐसे लाइन टू लाइन इंग्लिश में रीड नहीं करूँगा, जो उसका है उसका मैं एक्सप्लेनेशन देता चलूँगा। और आप भी रीडिंग एक बार ज़रूर करना, रीडिंग करके ही आप ये चीज़ ख़त्म करना। और कल का जो होगा टॉपिक मैं वो भी आपको बताऊंगा, उसकी एनसीईआरटी आप ऑलरेडी रीड करके आना, जिससे आपको पता चलता जाएगा कि ये सारा कुछ एनसीईआरटी से ही है और एनसीईआरटी के बाहर हम कुछ नहीं कर रहे। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएगा, सब कुछ वहीं से होगा। तो एनसीईआरटी आपके लिए मेन होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जैसे कि आपने पहले ही पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीजन यूटिलाइज़ करते हैं ऑर्गेनिजम्स अपने सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, फैटी एसिड्स, इनको इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करने के लिए। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ से हमें एनर्जी चाहिए वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हार्मफुल है उसे हम रिलीज़ करते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन में।
कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन होता है। अभी मैं आपको बता दूं, कैटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब है चीज़ों का टूटना। ओके, बहुत सा बड़ा सा चंक है कुछ, उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ रहे हैं, वो है कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन उसका उल्टा होता है। एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है कि छोटे छोटे चंक्स हैं उनसे कुछ बड़ा बनना, वो है एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो अगर आपको इन दोनों चीज़ों में कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा कैटाबॉलिक है कौन सा एनाबॉलिक है, क्या टूट रहा है क्या बन रहा है, तो इसमें आप एक इजी सा ट्रिक है वो आप इसमें याद कर सकते हो कि कैट जिसमें आ रहा है ना, कैट क्या करेगी, चीज़ों को तोड़ेगी। बड़ी बॉल है उसको खा लेगी, तोड़ देगी, चीज़ों को छोटा छोटा कर देगी, बिखेर देगी इधर उधर। तो कैट क्या है, चीज़ों को तोड़ना। कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होगी, चीज़ों को तोड़ना। तो हम कहाँ पर थे, यहाँ पर थे। कैटाबॉलिक रिएक्शन, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड जो हार्मफुल है वो कैटाबॉलिक रिएक्शन में रिलीज़ की जाती है, उसे हम निकाल देते हैं। ऑक्सीजन जो है वो कंटिन्यूसली प्रोवाइड करते रहते हैं हम सेल्स को, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल्स से रिलीज़ आउट होती रहती है कंटिन्यूसली। तो जो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में और कार्बन डाइऑक्साइड का सेल्स से जो एक्सचेंज है ना, उसे हम कहते हैं ब्रीदिंग, जिसे हम कॉमनली बोल देते हैं रेस्पिरेशन। लेकिन यहीं पर मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और ब्रीदिंग उसका एक हिस्सा। ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, वेयर एज रेस्पिरेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन विच एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड। ओके, बाकी सब सेम ही है, बाकी सब ये वैसे ही है, फालतू का, ये कुछ भी नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि अपने चेस्ट पर हाथ रखो और अपना चेस्ट को मूव डाउन अप डाउन हो रहा है उसे फील करो, इसी को ब्रीदिंग कहते हैं। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और मैकेनिज़म्स जो हैं वो हमें नीचे बताए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ब्रीदिंग अलग अलग डिफरेंट एनिमल्स में अलग अलग मैकेनिज़्म होता है, उनके हैबिटेट्स पे, उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जैसे कि हमारे स्पंजेस हो गए, सीलेंट्रेट्स हो गए, फ्लैटवर्म्स हो गए, ये जो हैं ये ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है ना वो सिंपल डिफ्यूजन से कर लेते हैं। सिंपल डिफ्यूजन से ये सब चीज़ें करते हैं एंटायर बॉडी के सरफेस से। जो अर्थवॉर्म है वो मॉइस्ट क्यूटिकल का इस्तेमाल करता है। जो इंसेक्ट है उनमें ट्यूब्स का नेटवर्क होता है जिन्हें हम कहते हैं ट्रेकियल ट्यूब्स। ओके, और जहाँ पर ये क्यूटिकल से कर रहा था इसे हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ये चीज़ आप साथ में ऐड कर सकते हो कि जो मॉइस्ट क्यूटिकल से अर्थवॉर्म कर रहा है रेस्पिरेशन, उसे हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी कहते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ओके, तो इंसेक्ट ट्रेकियल ट्यूब से कर लेते हैं। स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर जो है, वेस्कुलराइज्ड का मैंने आपको पहले मतलब बताया हुआ है, हाईली ब्लड सप्लाई जिनमें हो। ओके, जहाँ पर ब्लड सप्लाई हो वो क्या है, वेस्कुलराइज्ड होता है। तो स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर होता है गिल्स, जो कि एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क्स, फिशेस, ये सब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। और वेस्कुलराइज्ड बैक किसको कहा है, अभी यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकती है। वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर जो है वो गिल्स को कहा गया है। वेस्कुलराइज्ड जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, गिल्स। और जो वेस्कुलराइज्ड बैग्स है वो किसको कहा गया है, लंग्स को। तो ये दोनों चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। जहाँ पर गिल्स हैं वहाँ पर ब्रेंकियल रेस्पिरेशन हो रही है, और जहाँ पर लंग्स हैं वहाँ पर पल्मोनरी रेस्पिरेशन हो रही है। ये चीज़ भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन और पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, जो लंग्स हैं वो कौन यूज़ करता है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स, रेप्टाइल्स हो गए, फिर हमारे बर्ड्स हो गए, एव्स, मैमल्स हो गए, ये सारे चीज़ें कौन यूज़ करता है, लंग्स करते हैं। और ये सब क्या है, वर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है जी। एम्फीबियंस जैसे कि हमारे पास फ्रॉग होता है, फ्रॉग स्किन से भी करता है, लंग्स से भी करता है,
और गिल्स से भी करता है। यहीं पर आप नोट कर लीजिए गिल्स किस में है, टैडपोल वाली स्टेज में है, और लंग्स और स्किन जो है वो एडल्ट वाली स्टेज में है। ये चीज़ें आप ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्होंने सीधा एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से स्टार्ट किया है। इससे पहले मैंने आपको थोरेसिक कैविटी समझा दी है। ओके, कि थोरेसिक चेम्बर क्या है, थोरेसिक कैविटी क्या है, उसकी पोजीशनिंग कैसे होती है, वो चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो आप देख लीजिए थोरेसिक चेम्बर की पोजीशनिंग में क्या क्या चीज़ें कहाँ पर होती हैं वो मैं आपको बता दूँ। थोरेसिक चेम्बर की बात करें तो हमारे पास थोरेसिक चेम्बर में क्या होता है, लंग्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एयर टाइट चेम्बर है, एयर टाइट चेम्बर है। लंग्स इसमें थोरेसिक चेम्बर में होती हैं। दूसरा जो डॉर्सल है, डॉर्सल से ये क्या चीज़ है, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्टेड है। वेंट्रली मतलब आगे से, वेंट्रली स्टर्नम से प्रोटेक्टेड है। स्टर्नम NUM, ओके, स्टर्नम, स्टर्नम एक बोन होती है, ये भी आप लोकोमोशन और मूवमेंट में ही पढ़ोगे। स्टर्नम आगे। लेटरली बात करें, लेटरली तो लेटरली रिब्स से प्रोटेक्टेड होती है। ओके, और डाउन साइड जो नीचे होता है उसे क्या कहते हैं, डायाफ्रेम से ये चीज़ प्रोटेक्टेड होती है। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स का पेयर होता है जो कि अपर लिप्स के ऊपर होता है, जिससे हम नेज़ल चेम्बर में जाते हैं नेज़ल पैसेज के थ्रू। नेज़ल चेम्बर में फेरिंग्स होता है, एक पोर्शन जहाँ पे फूड और एयर कॉमनली पैसेज में आते हैं। फेरिंग्स जो है वो ओपन होता है लैरिंग्स रीजन में, जो कि जाता है ट्रेकिया में। अब जो लैरिंग्स है ये कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जिसे हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। जब हम कुछ खाना निगलते हैं तो वहाँ पर जो ग्लॉटिस है वो कवर होता है कार्टिलेजिनस फ्लैप, एपिग्लॉटिस जिसे हम कहते हैं। थिन होता है कार्टिलेजिनस फ्लैप जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये क्यों होता है, ताकि फूड की एंट्री लैरिंग्स में ना हो। ट्रेकिया एक स्ट्रेट ट्यूब होती है, एक्सटेंडेड अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी, कहाँ तक, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा जैसे आता है वहाँ पर हमारा ट्रेकिया जो है वो बढ़ जाता है लेफ़्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में। हर एक ब्रोंकाई जो है रिपीटेड डिविजन्स में जाता है। आगे और फर्दर डिविजन्स होते हैं जो कि सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई में होती हैं, और आखिरी में आता है ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स बहुत थिन टर्मिनल होता है जो कि आखिरी वाला बचता है, ब्रोंकियोल्स। ट्रेकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई और जो पहले पहले ब्रोंकियोल्स हैं, इनको सपोर्ट कौन करता है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स जो कि सी शेप रिंग्स होती हैं। ओके, यहाँ पर आप देख भी पा रहे होगे ये सी शेप रिंग्स जो हैं ये कवर प्रोटेक्ट कर रही हैं ट्रेकिया को। ओके, कार्टिलेजिनस सी शेप रिंग्स जो हैं यहाँ तक देखो, यहाँ तक कर रहा है ये इसको प्रोटेक्ट। यहाँ पर देखो एपिग्लॉटिस, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ट्रेकिया को किसने, सी शेप रिंग्स ने किया हुआ है। ये हमारे पास ट्रेकिया था, यहाँ से प्राइमरी सेकेंडरी आ गया और यहाँ पर हमारा ब्रोंकियोल्स आ गया, टर्शरी भी आ गया। ठीक है, ओके, यहाँ तक हमने पढ़ा है आज का जितना भी है। नेक्स्ट वाला जो है वो हम कल शुरू करेंगे, जो कि एल्वियोलाई से शुरू करके हम जाएंगे हमारा मैकेनिज़्म हम कल कर लेंगे पूरा। ओके, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स भी होंगी तो वो हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स तक हम कल करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके थर्ड लेक्चर में कल तक आपको यहाँ तक एनसीईआरटी एक बार रीड कर लेनी है, समझ आए ना आए, लेकिन लेक्चर से पहले रीड करके ही आपको बैठना है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको चीज़ें समझ आई हैं तो एक कमेंट ज़रूर कर देना, अच्छा लगा तो लाइक भी करके जाना और सब्सक्राइब भी कर देना। और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें आप, अगर आपको ये अच्छा लगा तो उन्हें भी आप सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें प्योरली एनसीईआरटी ही मैं करवा रहा हूँ।
कुछ भी ऐसा वर्ड नहीं है जो एक्स्ट्रा करवाया होगा। जो भी एक्स्ट्रा करवाऊँगा वो पहली बात तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसमें से एक तो क्वेश्चन ज़रूर आया होगा पिछली बार से, पिछले PYQs में, या वो इतना इंपॉर्टेंट होगा कि आप उसे स्किप नहीं कर सकते। और वो ऐसे, जैसे ये मैंने साइड्स में लिखा हुआ रेड पेन से, ये आप ऐसे अपनी NCERT में ही आप इन्हें चीज़ों को मेंशन करते हैं। तो ठीक है, फिर थैंक यू, अगले लेक्चर में मिलते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि यही 2 चीज़ें हैं जो आपको अपनी आखिरी प्रिपरेशन तक आपको मोटिवेट करेंगी और आपको पूरी पावर देंगी। अगर आपकी ये दोनों चीज़ें ख़राब होंगी तो आप पेपर तक जा ही नहीं पाओगे, आप बीच में ही हार जाओगे। तो सबसे पहले है हेल्थ, उस पर ध्यान दो, फिर प्रिपरेशन पे ध्यान दो, और किसी और चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।